आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कि हम कैसे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी को बता सकते हैं। इफ़ द इनिशियल पोजीशन I ऑफ अ सिस्टम changes to its final position F and work done by the electrostatic force is WE। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई हमारे पास सिस्टम है जिसका इनिशियल पोजीशन I है और उसका फाइनल पोजीशन F है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन एज, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल्स टू W/Q। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट कैसे हमें मिलेगा, वर्क डन मिलेगा V इंटू Q, यानी कि टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल। हियर वर्क डन इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पे जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस। अभी हमारे पास अगर 1 पॉइंट चार्जेस था, सिर्फ कोई 1 पॉइंट चार्ज था, तो वर्क डन हम जनरली ऐसे बता सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे अब दे दिया पोटेंशियल फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस, सो यहाँ पे हमारे पास A है एंड B, Q1 एंड Q2। ये हम इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं और इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को पॉइंट B पे लेके आ रहे हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस है R12। So 2 point charges Q1 and let 2 point charges Q1 and Q2. Suppose first charge Q1 brought from infinity to point A. ये जो Q1 है इसको हम infinity से A point पे ला रहे हैं, as there is no external electric field against the charges Q1, so no energy is required to bring Q1 to point A. अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंडीशन में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है आसपास, तो हम सिर्फ एक ही चार्ज हमारा Q1 जो A पॉइंट पे आ रहा है, तो इसके लिए हमको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो फर्स्ट चार्ज को ब्रिंग करने के लिए जो वर्क डन होगा वो दैट विल बी 0। नाउ चार्ज Q1 एट पॉइंट A प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब जो चार्ज हम Q1 को A पॉइंट पर लेके आए, तो ये Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। वर्क इज़ डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस बाय द Q1। अब हमें अगर Q2 चार्ज लेके आना है पॉइंट B पे, तो अब हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ताकि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए। लाइक वाइज इफ़ वी हैव अ चार्ज, यहाँ पे पॉइंट A है और B है, किसी इन्फिनिटी से अगर हम कोई चार्ज Q1 पे पॉइंट A पे Q1 अगर लेकर आ रहे हैं, तो अब ये इसको लाने के लिए वर्क डन जो है हमें 0 मिलेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल चार्ज इसके आसपास प्रेजेंट नहीं है। बट अब ये क्या करेगा, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दिस चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब जो चार्ज Q2 हम इन्फिनिटी से पॉइंट B पे लेके आएंगे, तो इसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा Q2 को लाने के लिए। सो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, एंड पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारे पास अभी कितना है, Q2 है जो इन्फिनिटी से आ रहा है। सो W इन्फिनिटी B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू Q2। अब ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट हुआ जो Q1 जनरेट कर रही है। सो पोटेंशियल विल बी KQ1 अपॉन, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू विल बी R12। सो KQ1 अपॉन R12 इंटू Q2, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन आया वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। नाउ द चार्ज Q1 एट पॉइंट A प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब इसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया। लेट कंसीडर पॉइंट P अराउंड A। सो अगर हमने कोई पॉइंट P ले लिया A के अराउंड, सो VP आ जाएगा KQ1 अपॉन AP, दैट विल बी KQ1 अपॉन R1P। ऐसे हम लिख सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें तो हम ऐसे पोटेंशियल को लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये B पॉइंट हम एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, B को एक्सटर्नल पॉइंट मान लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, Suppose second charge Q2 is brought from infinity to point B, so work is done against the repulsive force produced by the Q1.
Electric potential at point B will be VB is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. K value is 1 upon 4 pi epsilon naught. Now Q1 upon AB. So KQ1 upon R12. So here we can say that work done is equals to KQ1 Q2 upon R12, which is equals to potential energy. This shows that potential energy of the system having two charges. So this is the formula of potential energy of the system, that consisting of two charges. Now let us discuss about electric potential energy of 3-point charges. If we have 3-point charges, we consider a case of 3-point charges Q1, Q2 and Q3, which are infinitely away from each other. Now we have 3 charges Q1, Q2 and Q3 which are infinitely away from each other. Suppose first charge Q1 brought from infinity to point A. अब हम किसी पहले चार्ज को इन्फिनिटी से अगर A पॉइंट पर ला के रखेंगे Q1 को, तो आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए कितना हो जाएगा, 0. सो W इन्फिनिटी A विल बी 0 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q1 चार्ज. अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ऑल अराउंड. सो अब जब हम Q2 को लेके आएंगे पॉइंट B पे, तो हमको इसकी वजह से, एक रिपल्सिव फोर्स की वजह से एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा. सो पोटेंशियल VB इज इक्वल्स टू KQ1 अपॉन AB. दिस इज AB. सो KQ1 अपॉन R12. वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकेंड चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B विल बी WB इज इक्वल्स टू Q2 इंटू WB. सो Q2 इंटू KQ1 अपॉन R12. सो वी गेट दिस वर्क डन. This is the same which we have been obtained in the two charges system. Here अगर कोई 2 चार्जेस होंगे तो उसके लिए वर्क डन इतना मिलेगा. नाउ वी आर बीन स्टडिंग अबाउट फॉर द 3 चार्जेस सिस्टम. सो अब हम क्या करेंगे, जो चार्ज Q3 है उसको इन्फिनिटी से C पॉइंट पे लाएंगे. नाउ देयर आर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस चार्जेस पोटेंशियल एट पॉइंट C. ये Q1 और Q2 की वजह से C पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, WC इक्वल्स टू टेस्ट चार्ज इज Q3 विच वी आर बीन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C इंटू VC. VC इज द पोटेंशियल at C due to the charge Q1 and Q2. So because of charge Q1 it will be written as K, that is हम एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, WC is equals to VC. okay, potential at point C. So VC we can write as due to Q1 charge KQ1 upon R13 plus KQ2 upon R23, because the distance between charge Q1 and Q3 is R13 and Q2 and Q3 is R23. So this way we can write the potential at point C. Multiplying Q3 with this potential we get the work done at point C. So total work done in bringing the 3-point charges, all the 3 charges को हमको लाने के लिए जो total work done करना पड़ेगा वो होगा W is equals to WA plus WB plus WC. WA is 0, WB we get KQ1 Q2 upon R12 and W3 we get KQ1 Q3 upon R13 plus KQ2 Q3 upon R23. From this we can write W is equals to KQ1 Q2 upon R12 plus KQ1 Q3 upon R13 plus KQ2 Q3 upon R23. The work done is stored in the form of total potential energy. और यहाँ पे जो भी वर्क डन आएगा उसको हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम एक डाइपोल रख देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी ऑब्टेन्ड होगी. सो हमने एक थीटा एंगल पे ए डाइपोल रख दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, दैट आर बीन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, और ये हमने एक डाइपोल रख दिया. Let us consider an electric dipole having 2-point charges Q1 that is plus Q at point A and Q2 that is minus Q at point B, which are been separated by 2a distance apart. Torque acting on the dipole, जो इसमें torque act होगा इस dipole पे, so torque formula is P cross E. P is the electric dipole moment. Taking the magnitude, so cross we can write tau is equals to PE sin theta. Let the dipole rotates through the infinitely small angle d theta against the torque on it. Small amount of work done
on the dipole against the torque will be dW is equals to tau d theta, that is small change in work done. dW is equals to tau d theta. From equation 2 we can write the value of tau, that is PE sin theta d theta. तो total amount of work done on the dipole against the torque will be, हम मान लेते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 में चेंज हो रहा है इसका, सो W इज इक्वल्स टू फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2 PE sin theta d theta. So P is constant, so we can bring it out from theta 1 to theta 2 sin theta d theta. Now we know that the integral of sin theta is minus cos theta. Integral of sin theta is minus cos theta, or limit we have theta 1 and theta 2. On putting the limit of theta 1 and theta 2, we get work done is equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2. The work is done against the external electric field, therefore this work is stored as the potential energy of the dipole. So ये जो work होगा ये potential energy of the dipole की फॉर्म में, potential energy की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. इफ़ वी टेक थीटा 190 डिग्री, अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो डाइपोल था वो ऐसे रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, एंड वी पुट डाइपोल इन दिस फॉर्म, दैट इज़ फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, दैट इज़ एंगल, फर्स्ट एंगल विल बी 90 डिग्री. सो इस कंडीशन में इफ़ द डाइपोल इज़ इनिशियली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा 190 डिग्री मिलेगा, एंड लेट अस कंसिडर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा, मीन्स इनिशियली ऐसा कंडीशन में 90 डिग्री, आफ्टर सम टाइम इट विल शिफ्ट लाइक दिस एट एन एंगल थीटा. So from 90 degree to angle theta, we write U is equals to PE cos 90 minus cos theta, that is we get potential energy U is equals to minus PE cos theta.